हेलो। इस वीडियो में हम एसपी बख्शी का जो सीरीज चल रहा है उसका जो इडियम्स एंड फ्रेजेस देख रहे हैं। अभी तक हमने लेटर के तक कवर किया हुआ है और इस वीडियो में हम लेटर एल रिलेटेड जितने भी सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं इस किताब के वो सारे हम डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में मैंने इस इडियम का मीनिंग कमेंट सेक्शन में बताने बोला था, इसका मीनिंग मैंने नहीं बताया था, तो इस वीडियो में मैं आपको इसका मीनिंग बता दे रहा हूँ। कीप एब्रेस्ट ऑफ क्या मतलब है इसका? कीप एब्रेस्ट ऑफ का मीनिंग है दोस्तों कि पीछे नहीं रुक जाना, ठीक है। नॉट टू फॉल बिहाइंड, इसका जो इंग्लिश में आपको क्या याद रखना है? नॉट टू फॉल बिहाइंड। क्या मतलब है? जैसे देखो दुनिया चेंज हो जा रहा है, ठीक है। अब धीरे धीरे नए जनरेशन आते जा रहे, तो जो लोग 1980 में पैदा हुए हैं तो अभी 2022 में जैसा टाइम चल रहा है उनको उस हिसाब से मॉडिफाई होना ज़रूरी है, उस हिसाब से चेंज होना ज़रूरी है। अदरवाइज़ वो लोग आउटडेटेड हो जाएंगे फॉर द प्रेजेंट सिचुएशन, फॉर द प्रेजेंट एनवायरनमेंट। तो आपको भी समय के साथ बदलना चाहिए, सबको समय के साथ बदलना चाहिए। तो नहीं बदलेंगे तो उसका प्राइस पे करना होता है कि नहीं? तो कीप एब्रेस्ट ऑफ का मतलब है कि पीछे नहीं रुक जाना या समय के साथ पीछे नहीं रुक जाना, समय के साथ बदलना होता है। तो कीप एब्रेस्ट ऑफ का मतलब है नॉट टू फॉल बिहाइंड। क्लियर? चलो लेटर एल हम स्टार्ट करते हैं। लॉस्ट इन द क्लाउड्स। अब बादलों में एक गुम हो गया है कोई, क्या मतलब बनता है इसका? इसका मतलब बनता है कन्फ्यूज्ड। ये कन्फ्यूज्ड को इंडिकेट कर रहा है ये मुहावरा, कन्फ्यूज्ड। क्या मतलब है? कन्फ्यूज्ड। अगर कोई बंदा कन्फ्यूज्ड है तो आप उसको बोल सकते हो ही इज़ लॉस्ट इन द क्लाउड्स, मतलब वो बंदा कन्फ्यूज है। लूज ग्राउंड का क्या मतलब है? लूज ग्राउंड का मतलब है दोस्तों अपना पोजीशन को हरा देना। मान लो कि कोई एक पॉलिटिशियन है, वो अपना पोजीशन हरा रहा है। कैसे? उसके जो सीक्रेट्स थे, वो जो सीक्रेट तरीके से बहुत सारे जो मतलब ख़राब काम करने की कोशिश करता था, लोगों का पैसा खाता था, वो जब जनता के सामने आया, हर चीज़ जब जनता के सामने आने लगा तो जनता जो उनको जो उस पॉलिटिशियन को सपोर्ट करती थी, वो जनता अभी पीछे मतलब वो अपना कदम पीछे लेने स्टार्ट कर दिए। मतलब वो उस पॉलिटिशियन को अब वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा? उस पॉलिटिशियन का अपना पोजीशन वो हरा रहा है, ठीक है। जब नेक्स्ट इलेक्शन होगा वो चुनाव में जीत नहीं पाएगा, तो क्या हुआ? वो अपना पोजीशन को हरा बैठेगा। तो लूज ग्राउंड का मतलब क्या है? फेल टू कीप पोजीशन। एक एग्जांपल दिया मैंने एक पॉलिटिशियन का, कोई भी पोजीशन हो सकता है। आपको इंग्लिश में क्या याद रखना है इसको? फेल टू कीप पोजीशन, इसको आप याद रखना है इंग्लिश में। लूज ग्राउंड का मतलब है ये ज़मीन को लूज़ करना, मतलब लिटरली आप ज़मीन को ही लूज़ नहीं करता है, अपना पोजीशन को लूज़ करना। नेक्स्ट, लाफ इन वंस स्लीव। जैसे जब देखो कि आपको जब कुछ हंसी आ रहा होता है, मान लो कि आप क्लास में बैठे हो, पढ़ाई चल रहा है, टीचर पढ़ा रहे और आपको हंसी आ गया। मान लो कि आपके साइड में जो दोस्त बैठा है वो एक जोक मारा जिसके वजह से आपको हंसी आ गया और आप अपना हंसी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आप हंसना चाहते हो, तो आप क्या करते हो? मुंह से ढक देते हो या अपने हाथ से ढक देते हो अपना मुंह को हंसते वक्त। तो अपना स्लीव में आप हंस रहे हो, इसका मतलब क्या? आप सीक्रेटली हंस रहे हो, है कि नहीं? आप पब्लिकली आपको दिखा के किसी को नहीं हंस रहे हो, आप सीक्रेटली हंस रहे हो ताकि कोई देख ना पाए और कोई सुन ना पाए कि आप हंस रहे हो। समझ रहे हो? तो लाफ इन वन स्लीव का मतलब है सीक्रेटली लाफिंग, ठीक है। सीक्रेटली लाफिंग को बोलते हैं मुहावरा में लाफ इन वंस स्लीव्स। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। क्या मतलब है? कि एक ग्राउंड में आप कुछ ढूंढ रहे हो और हर पत्थर, हर स्टोन को आपने उल्टा सीधा करके देख लिया। जितने भी सारे स्टोन थे, जितने भी सारे पत्थर थे, सबको उल्टा सीधा करके, सबको उठा के आपने देख लिया कि आपका जो चीज़ वहाँ पे गुम हो गया था वो कहीं है कि नहीं। तो आपने क्या किया वहाँ पे? एक्चुअली क्या किया? आपने स्टोन को तो उठाया, लेकिन आपको जो पर्पज़ क्या था कि आपका पूरा एफर्ट लगा देना
तो इसका मीनिंग क्या है? लीव नो स्टोन अनटर्न का मतलब है टू मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स, मतलब हर एफर्ट लगा देना, हर तरीके से कोई कसर नहीं छोड़ना, जितना हो सके सारे एफर्ट लगा देना। इंग्लिश में क्या याद रखना आपको इसको? टू मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स। ठीक है, लीव नो स्टोन अनटर्न का मतलब क्या है? टू मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स। लीव इन द डार्क, मान लो कि अंधेरा है और आपको आगे बढ़ना ही है, ठीक है, अदरवाइज अपने मंजिल पे आप पहुंच नहीं पाओगे। तो आप क्या कर रहे हो? अंधेरा दिख नहीं रहा है कुछ भी, और कुछ तो दिख नहीं रहा है, फिर भी आप अपना ब्रेव नेचर को यूज करके आप आगे बढ़ रहे हो। आपको कुछ नहीं दिख रहा है, आपको नहीं पता है कि उसका रिजल्ट क्या होने वाला है, आप आगे बढ़ रहे हो, उसका मतलब रिजल्ट निकलने वाला आपको नहीं पता है, लेकिन आप आगे बढ़ रहे हो, उसको बोलते हैं लीप इन द डार्क। विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस, रिस्क लेना, रिस्क टेकिंग रिस्क without any expectations of result। इसको आप इंग्लिश में ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है, टेकिंग रिस्क विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन ऑफ रिजल्ट, मतलब आपको रिजल्ट नहीं पता है फिर भी आप रिस्क ले रहे हो, एक्शन ले रहे हो रिस्क लेके। लुक शार्प का मतलब क्या है? लुक शार्प का मतलब है जल्दी करना, ठीक है, आप किसी को बोल रहे हो यार जल्दी करो बस छूटने वाला है, या जल्दी करो एग्ज़ाम का टाइम होने वाला है, तो वो जो जल्दी करो जो वर्ड मतलब जो आप बोलना चाहते हो उसको इडियम में बोला जाता है लुक शार्प। तो लुक शार्प का हम इंग्लिश में क्या रखेंगे? हिंदी में तो आप समझ गए जल्दी करो, लेकिन जल्दी करो को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टू मेक हेस्ट। टू मेक हेस्ट, ठीक है, टू मेक हेस्ट मतलब जल्दी करो, और ईडियम में क्या याद रखना है उसको? लुक शार्प। नेक्स्ट, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, मतलब बिल्ली को बैग से बाहर अब उसको छोड़ दो। तो किस मीनिंग से ये बोला गया है? वो ये मीनिंग से बोला गया है कि कोई भी सीक्रेट है उसको उजागर कर देना। मान लो कि कोई सीक्रेट आपने सालों साल से दबा के रखा था और आप चाहते हो कि चलो ठीक टाइम आ चुका है, अब इस सीक्रेट को बाहर निकाल देना चाहिए, तो हम उस चीज़ को बोलने के लिए ये इडियम यूज करते हैं, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। पर्टिकुलरली हम मतलब एग्जैक्टली नहीं बोल के हम घुमा फिरा के बोल रहे हैं कि लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। उसका मतलब क्या है कि जो सीक्रेट है दबा के रखे थे उसको अब बाहर कर दो। तो इसको हम क्या इंग्लिश में क्या याद रखेंगे? टू डिस्क्लोज, मतलब सीक्रेट बाहर निकाल देना। लिव इन ए फूल्स पैराडाइज, क्या मतलब है इसका? लिव इन ए फूल्स पैराडाइज का मतलब है दोस्तों जो उम्मीद जो कभी पूरा होने नहीं वाला है, कभी पूरा नहीं होगा, जो उम्मीद आप बना के रखे हो वो कभी नहीं पूरा होने वाला है, मतलब डे ड्रीमिंग कर रहे हो आप, और जो आप होप कर रहे हो वो कभी पूरा नहीं होने वाला, फिर भी आप कर रहे हो, तो इसको हम क्या याद रखेंगे इंग्लिश में? फॉल्स होप। जो आप होप करके बैठे हो वो फॉल्स है, वो नहीं होने वाला कभी। तो लिव इन ए फूल्स पैराडाइज, हम किसी को बोलते हैं ऐसे कि डोंट लिव इन ए फूल्स पैराडाइज, मतलब वो फॉल्स होप में मत जियो, लास्ट को तुम्हें ही दुख होगा। लायंस शेयर मतलब क्या है? मान लो कि एक जगह पे बहुत सारा मीट दे दिए हैं, बहुत सारा मीट यहाँ पे डाल दिए हैं, और यहाँ पे ना एक लायन को छोड़े हैं और एक डॉग को छोड़े हैं। एक लायन है और एक डॉग है और एक वुल्फ है। अब तीनों को छोड़ दिए गेट से, अब यहाँ पे मीट पड़ा हुआ है, अब कौन सबसे ज़्यादा शेयर लेके जाएगा बताओ? लायन लेगा या डॉग लेगा या वुल्फ लेगा? डॉग अपना छोटा सा शेयर लेके चले जाएगा, ठीक है, वो एक छोटा सा शेयर ले जाएगा और दूर जाके खाएगा। वुल्फ भी वो उतना ही लेगा, लेकिन जो सबसे ज़्यादा शेयर कौन लेगा? यहाँ पे वो सबसे ज़्यादा शेयर लायन ले जाएगा। मतलब अगर हम इसको परसेंटेज में देखा जाए तो ये लगभग 70% जो ये लायन ही ले जाएगा,
और 30% में से 10% डॉग लेगा और 20% वुल्फ लेके जाएगा। समझ रहे हो? तो लायन शेयर का मतलब क्या है? बड़ा शेयर। लायन शेयर का क्या मतलब है? लार्ज पार्ट। इसको हम इंग्लिश में क्या याद रखेंगे? लार्ज पार्ट। ठीक है, लायन शेयर का मतलब क्या है? लार्ज पार्ट। अब जब भी आपके सामने ये लायन शेयर वाला इडियम आएगा तो समझ जाना कि ये लार्ज पार्ट को इंडिकेट कर रहे हैं, बड़ा एरिया को इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ भी ये लार्ज पार्ट या बड़ा एरिया रिलेटेड ही आपको सामने आएगा ये चीज़। लोव्स एंड फिशेस, क्या मतलब है लोव्स एंड फिशेस? लोव्स एंड फिशेस का मतलब है दोस्तों मटेरियल बेनिफिट। मटेरियल बेनिफिट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेनिफिट होते हैं। ठीक है, एक होता है, मान लो कि आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हो, वहाँ पे मटेरियल बेनिफिट नहीं है आपको। मान लो कि आपको वहाँ पे ऊपरी इनकम नहीं हो रहा है। अब मैक्सिमम लोगों का ऐसा थॉट्स होता है कि ऊपरी इनकम कितना है, अंडर टेबल कितना मिल रहा है, ब्राइबिंग हो रहा है कि नहीं, तो इस टाइप का मतलब कंसर्न रहता है उनका। लेकिन ऐसे कुछ ऑफिस होते हैं जहाँ पे ऊपरी इनकम है नहीं, लेकिन वहाँ पे रेपुटेशन बहुत बड़ा है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, आपको वहाँ पे मटेरियल बेनिफिट नहीं मिल रहा, लेकिन रेपुटेशनल बेनिफिट है वो आपको ज़्यादा मिल रहा है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेनिफिट होते हैं। जहाँ पे मटेरियल बेनिफिट हो तो पर्टिकुलरली मटेरियल बेनिफिट को इंडिकेट करने के लिए ये वाला इडियम यूज किया जाता है, लोव्स एंड फिशेस। तो डायरेक्टली आप मटेरियल बेनिफिट नहीं बोल के आप बोल सकते हो लोव्स एंड फिशेस, है कि नहीं? तो इडियम दोस्तों जो मुहावरा इसीलिए यूज किया गया है कि घुमा फिरा के चीज़ों बताने के लिए। जैसे देखो एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको, सेंटेंस बता रहा हूँ। मोस्ट ऑफ द मिनिस्टर्स आर मोर कंसर्न विद द लोव्स एंड फिशेस ऑफ ऑफिस देन द सर्विस ऑफ ए मैन। तो यहाँ पे पर्टिकुलरली मिनिस्टर का जो नेचर होता है वो यहाँ पे डिफाइन वो कर दिया कि सब लोग मटेरियल बेनिफिट के लिए ऑफिस में आते हैं, लेकिन पब्लिक सर्विस के लिए उनके दिमाग में कुछ कंसर्न होता नहीं है। लाइव वायर का मतलब क्या है? लाइव वायर का मतलब है दोस्तों जो वायर जिंदा है, जिसमें करंट फ्लो हो रहा है। मान लो कि दो टाइप के वायर होते हैं, एक में करंट फ्लो हो रहा है और एक में करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो एक वायर जो है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? वो एनर्जेटिक है। और जो वायर है जिसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है वो तो सूखा पड़ा है ना, उसको पकड़ने से कुछ होगा नहीं, उसमें एनर्जी कुछ फ्लो हो ही नहीं रहा है। तो लाइव वायर का मतलब क्या है इंग्लिश में? अब इसको क्या रखना? एनर्जेटिक। ठीक है, एनर्जी से भरा हुआ है। तो लाइव वायर जहाँ पे भी देखो, लाइव वायर मतलब ये सिर्फ वायर को रिलेटेड ही नहीं है, जो चीज़ एनर्जेटिक है वहाँ पे हम ये ईडियम को यूज़ कर सकते हैं, लाइव वायर। ठीक है, जैसे कि देखो एग्जांपल, इंडिया नीड्स लाइव वायर पॉलिटिकल लीडर्स। देखो यहाँ पे लाइव वायर पॉलिटिकल लीडर्स का मतलब क्या है? एनर्जेटिक पॉलिटिकल लीडर्स। ठीक है, लाइव वायर का पॉलिटिकल लीडर का मतलब ये नहीं कि वो लोग वायर लेके घूम रहे हैं, नहीं। लाइव वायर पॉलिटिकल लीडर्स का मतलब है एनर्जेटिक पॉलिटिकल लीडर्स। तो एनर्जेटिक को इंडिकेट करने के लिए ईडियम यूज किया गया है। लुक ए गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है गिफ्ट को क्रिटिसाइज करना। क्रिटिसाइज ए गिफ्ट। ठीक है, कोई आपको तोहफा दिया और तोहफा को आप क्रिटिसाइज कर रहे हो कि यार ये इस टाइप का तोहफा है, छोटा है, बड़ा है, सस्ता है, सुंदर नहीं है दिखने में। तो डिफरेंट टाइप का क्रिटिसाइज वाला टेक्निक आप यूज़ करके क्रिटिसाइज कर रहे हो। गिफ्ट होता है, उसको क्रिटिसाइज नहीं किया जाता है। तो जब गिफ्ट को क्रिटिसाइज करने वाले बात जब आता है तो वहाँ पे हम ये वाला ईडियम यूज करते हैं कि लुक ए गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ। ठीक है, लूज वंस हेड। लूज वंस हेड का मतलब है दोस्तों अपने आप पे कंट्रोल लूज करना। लूज वंस कंट्रोल, लूज वंस कंट्रोल मतलब अपने आप पे कंट्रोल लूज करना। जैसे कि देखो जब परिस्थिति खराब हो आपका, तब भी आप इंसान उसका अपने आप पे कंट्रोल नहीं रहता है, और जब परिस्थिति बहुत अच्छा हो तब भी वो मतलब खुशी से अपने आप पे कंट्रोल नहीं रख पाता है। तो कंट्रोल, अपने आप पे कंट्रोल ना रखने को ईडियम में बोला गया है लूज वंस हेड। लॉन्ग एंड शॉर्ट। लॉन्ग एंड शॉर्ट का मतलब क्या है? लॉन्ग एंड शॉर्ट मतलब इसको आप इंग्लिश में याद रखना समरी।
समरी। ठीक है, समरी मतलब क्या है, इन ब्रीफ, इसको हम इन ब्रीफ में बोल सकते हैं। जैसे कि लंबा कहानी है, कहानी बहुत लंबा है, तो उसको शॉर्ट में अगर आपको जानना हो तो क्या उसका पढ़ना होगा, उसका समरी पढ़ना होगा। मतलब इन ब्रीफ आपको वो स्टोरी पता चल गया। तो लॉन्ग एंड शॉर्ट जो ईडियम है किसको इंडिकेट कर रहा है, समरी को इंडिकेट कर रहा है या इन ब्रीफ को इंडिकेट कर रहा है। लैटिन एंड ग्रीक, देखो यहाँ पे दो लैंग्वेज है, एक लैटिन भी है और ग्रीक भी है। मान लो कि एक लिखा गया है पेपर में जिसमें ग्रीक, दो सेंटेंस ग्रीक में लिखा है, एक सेंटेंस लैटिन में लिखा है, और एक वर्ड ग्रीक में लिखा हुआ है, दूसरा वर्ड लैटिन में लिखा हुआ है। मान लो अब वो लेटर को आप पढ़ोगे, कुछ समझ में आएगा आपको? किसी को कुछ समझ में आएगा क्या? नहीं आएगा ना। तो ये ईडियम उसी को इंडिकेट कर रहा है। लैटिन एंड ग्रीक का मतलब इनकम्प्रेहेंसिबल, मतलब जो चीज़ समझ में ना आए। तो इंग्लिश में क्या याद रखना आपको, इनकम्प्रेहेंसिबल। कंप्रेहेंसिबल मतलब दोस्तों जो समझ में आए। ठीक है, अब जिसको आप कंप्रेहेंड कर सकते हो, जिसको आप समझा सकते हो या समझ सकते हो। इनकम्प्रेहेंसिबल का मतलब है जो समझ में, मतलब जो समझने लायक नहीं है या जो समझाने लायक नहीं है। लास्ट नेल इन द कफिन, लास्ट नेल इन द कफिन का मतलब क्या है कि बर्बादी का कारण, कॉजिंग रून। इंग्लिश में याद रखना, कॉजिंग रून मतलब बर्बादी का कारण को हम इंडिकेट करते हैं लास्ट नेल इन द कॉफिन। लीप अप इन द गार्डन पाथ, लीप अप इन द गार्डन पाथ का मतलब क्या है दोस्तों, चीटिंग करना, टू चीट, टू चीट। लीप अप इन द गार्डन पाथ। ठीक है, जैसे कि लीप अप इन द गार्डन पाथ आप ऐसे याद रख सकते हो कि आप किसी को मतलब अच्छा रास्ता, आप उसको बोल रहे हो कि यार तुमको मतलब सुंदर सा रास्ता में चलाएंगे, लेकिन भरोसे आप उसको मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कीम डाल के आप उसको लालच दे के आप बोल रहे हो कि तुमको ये दे देंगे वो दे देंगे। तो उनको आपने क्या किया, आपने उनको गार्डन पाथ पे चला दिया। ठीक है, उनको लग रहा है कि वो गार्डन पाथ पे चल रहे हैं, लेकिन उनको नहीं पता है वो अपने कब्रिस्तान में जा रहे हैं। तो लीप अप इन द गार्डन पाथ का मतलब है किसी को मतलब गार्डन पाथ पे चलाना, मतलब किसी को चीट करना। लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब क्या है, लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब है दोस्तों जल्दी जल्दी, रैपिडली, रैपिडली, इसको इंग्लिश में याद रखना, रैपिडली लीप्स एंड बाउंड्स बोला जाता है। लास्ट स्ट्रॉ का मतलब क्या है, लास्ट स्ट्रॉ का मतलब है दोस्तों जो पेशेंस का आखिरी पॉइंट। मान लो कि आप पेशेंस रख रहे हो, पेशेंस रख रहे हो, फेल हो गए, पेशेंस रख रहे हो, आपको कोई गाली दिया, पेशेंस रख रहे हो और गाली दे रहा और पेशेंस रख रहे हो, लेकिन एक लास्ट लाइन होता है पेशेंस का। उसके बाद अगर वो बंदा गाली किया तो कुछ भी आप एक्शन लोगे। अभी तक तो एक्शन नहीं लिए थे क्योंकि आप पेशेंस रख रहे हो, लेकिन अब वो लाइन क्रॉस एक बार हो गया तो फिर आप कुछ एक्शन ले जाओगे। तो जो लास्ट लाइन को बोलते हैं लास्ट स्ट्रॉ। ये जो लास्ट स्ट्रॉ है उसी जो लास्ट लाइन को इंडिकेट करता है, द फाइनल ट्रायल ऑफ पेशेंस। इंग्लिश में क्या याद रखना है इसको, द फाइनल ट्रायल ऑफ पेशेंस। ठीक है, लेट द ग्रास ग्रो अंडर द फीट, क्या मतलब है कि अपने पैरों के नीचे घास को बढ़ने दो। अब देखो घास बढ़ने में समय लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं कि घास मतलब एक दिन में बढ़ जाएगा ना, टाइम लगता है। तो अपने पैरों के नीचे घास को बढ़ने दो मतलब क्या है कि समय लग रहा है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो इसका एक्चुअल मतलब है, ये जो ईडियम है इसका एक्चुअल मतलब है टू डिले द मैटर्स, मतलब कोई भी मैटर को डिले करना, टू डिले द मैटर्स। ठीक है, कोई भी मैटर को डिले करने को बोलते हैं ईडियम में। देखो हम इधर सेंटेंस में बोल सकते हैं कि टू डिले द मैटर्स, डायरेक्टली बोल सकते हैं, या तो एक मतलब सुंदर, अगर सेंटेंस थोड़ा सुंदर किया जाए तो ये टू डिले द मैटर्स को हम नहीं लिख के हम लिख सकते हैं लेट द ग्रास ग्रो अंडर द फीट। ठीक है, मुहावरे इसलिए यूज़ किया जाता है कि सेंटेंस को सुंदर बना सके, और कुछ नहीं, और कोई पर्पज़ ही नहीं है। ठीक है, तो लेट द ग्रास ग्रो अंडर द फीट का मतलब क्या है, टू डिले द मैटर्स।
तो ये रहा लेटर एल रिलेटेड जितने भी सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस थे हमने कवर कर लिया। आई होप आप इसको समझ पाए, आई होप आप ये सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस को थोड़ा लॉन्ग टर्म तक याद रख पाओगे एग्ज़ाम तक। एग्ज़ाम के बाद भूल लो, क्या ही फ़र्क पड़ता है, बस मार्क्स के लिए तो पढ़ाई कर रहे हैं ना हम लोग। तो बस मार्क्स आ जाए, उसके बाद आपका मर्जी, आप याद रखना चाहते हो कि नहीं वो आप पे डिपेंड करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, टेक केयर। अगले लेक्चर में फिर से मिलते हैं।